गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आज के लेक्चर में हम लोग शुरुआत में कन्वेक्शन पढ़ेंगे, फिर इसमें हम और आगे बढ़ते हैं। तो पहले हम बात करते हैं कन्वेक्शन। तो ट्रांसफर ऑफ हीट बाय कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है बेटा, जैसे कंडक्शन में क्या था, मॉलिक्यूल्स जो थे वो अपना प्लेस नहीं छोड़ते थे और हीट का ट्रांसमिशन होता था। कन्वेक्शन में बेटा मॉलिक्यूल्स अपनी जगह छोड़ते हैं। मैं एग्जांपल बताऊं, डे टू डे लाइफ में आप अगर एक बर्तन में पानी लेते हैं और उस पानी को अगर ऐसे भर देते हैं गर्म करने के लिए, नीचे से अगर आप मान लीजिए फ्लेम आप देते हैं, एनर्जी बर्नर आपने जलाया और एनर्जी इसको दिया, बर्नर आपने जलाया, हीट एनर्जी दिया, तो कैसे वाटर हीटअप होता है? आपको ध्यान होगा, पानी पहले नीचे गर्म होता है, फिर जो नीचे के मॉलिक्यूल वाटर के होते हैं जो हीटअप होते हैं, हाई टेम्परेचर पे हो जाते हैं, उनका वजन कम हो जाता है। वजन क्यों कम होता है? डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो हल्के हो जाते हैं। वो हल्के मॉलिक्यूल ऊपर जाने लगते हैं और ऊपर के जो ठंडे मॉलिक्यूल थे वो कंपैरेटिवली भारी है, वो नीचे आते हैं। इसलिए कन्वेक्शन में क्या होता है, नीचे वाले जैसे लिक्विड हमने लिया, वाटर लिया, उसको गर्म कर रहे हैं, लाइटर हॉट मॉलिक्यूल्स बिकम्स लाइटर बिकॉज ऑफ द चेंज इन द डेंसिटी या इंक्रीज इन द डेंसिटी। ये हल्के मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं और ऊपर के ठंडे और भारी मॉलिक्यूल नीचे आते हैं। तो कन्वेक्शन में देखिए मॉलिक्यूल अपनी जगह छोड़ते हैं। जैसे आप रूम में हैं, आप जाड़ा है तो उसमें रूम में हीटर लगाते हैं, ब्लोअर लगाते हैं, तो हीटर और ब्लोअर के आसपास शुरुआत में एयर जो पार्टिकल्स हैं वो हीटअप होते हैं और फिर वो बेटा गर्म हो जाते हैं, तो हल्के होते हैं, वो ऊपर जाते हैं, ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल नीचे आते हैं। इस तरह कमरे में भी अगर आप हीटर जलाते हैं तो धीरे धीरे पूरा कमरा कन्वेक्शन में, यानी एयर मॉलिक्यूल के एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जाने में हीटअप हो जाता है। ठीक है, तो अगर बात है कि कन्वेक्शन क्या है, तो कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल्स माइग्रेट। ठीक है, transmission takes place by the migration of particles or molecules। ठीक, टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन बेटा दो तरह के कन्वेक्शन है। फर्स्ट इज नेचुरल कन्वेक्शन, जो हमारी प्रकृति में या हमारे जीवन में नेचुरली होता है। दूसरा है फोर्स कन्वेक्शन। अब हम बात करेंगे नेचुरल कन्वेक्शन क्या है। जब हम एक बर्तन में बेटा हम पानी बर्नर पे रखते हैं, गैस चूल्हे पे रखते हैं, तो पानी का निचला हिस्सा जो होता है, यानी पानी का लोअर पोर्शन हीटअप होता है, इसलिए हल्का होता है और हल्के मॉलिक्यूल ऊपर जाते हैं और ऊपर के ठंडे और भारी मॉलिक्यूल नीचे आते हैं। नेचुरल कन्वेक्शन में मेन क्या है, इट इज ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ द डेंसिटीज ऑफ द मॉलिक्यूल। राइट, नेचुरल कन्वेक्शन के लिए डेंसिटी, यानी जो हॉट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हल्के हो जाते हैं, लेस डेंस होते हैं, वो ऊपर की ओर जाते हैं, ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल कंपैरेटिवली हैवियर होते हैं तो डाउनवर्ड आते हैं, इसलिए नेचुरल कन्वेक्शन होता है। नेचुरल कन्वेक्शन में इसका मतलब ग्रेविटी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि जो भारी मॉलिक्यूल है वो नीचे, ठंडे मॉलिक्यूल भारी हैं, वो नीचे तभी आएंगे जब उनका वेट ज्यादा है, यानी जी नहीं होगा, वेट नहीं होगा, ग्रेविटी नहीं होगा, तो वो नीचे नहीं आएंगे। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, नेचुरल कन्वेक्शन ग्रेविटी फ्री जगह पे स्पेस में नहीं पॉसिबल है। सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ, उसमें आपको नेचुरल कन्वेक्शन नहीं दिखेगा। अगर आप एक लॉज ऑफ मोशन में या तो लिफ्ट वॉज फॉलिंग फ्रीली डाउनवर्ड, तो अगर फ्रीली फॉल कर रहा था जिसकी स्ट्रिंग वॉज ब्रोकन, उसमें भी जी अगर जीरो हो जाता था तो उसमें भी नेचुरल कन्वेक्शन नहीं होगा। यानी उसमें आप पानी गर्म करने के लिए रखें और जी जीरो हो तो फिर वो नेचुरली नहीं होगा, आपको करने के लिए फोर्स कन्वेक्शन का अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इसका मतलब नेचुरल कन्वेक्शन के लिए जी इज मैंडेटरी। तो हेंस फॉर नेचुरल कन्वेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नेसेसरी होगा। यानी ग्रेविटी फ्री स्पेस में, ग्रेविटी फ्री जहां पर हो जगह, वहां पर नेचुरल कन्वेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब हुआ नेचुरल कन्वेक्शन इज नॉट पॉसिबल इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। इस एग्जाम्पल में अगर आप बात करूं, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग
या रिवॉल्विंग, सैटेलाइट रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट। आपको पता है सैटेलाइट जब अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है तो उस जगह पर आप ध्यान रखें तो उसमें जी की वैल्यू जीरो, वेटलेसनेस आ जाता है, जीरो हो जाता है। सेकेंड, लिफ्ट फॉलिंग फ्रीली अंडर ग्रेविटी। इसका मतलब इस तरह के जो भी एग्जाम्पल हमारे आसपास एग्जिस्ट करते हैं जहां जी की वैल्यू जीरो हो जाती है, वेटलेसनेस हो जाता है, वह नेचुरली चीजें नहीं गर्म होंगी, नेचुरल कन्वेक्शन नहीं होगा। उसके लिए फोर्स कन्वेक्शन करना पड़ेगा। जैसे पानी है, अगर वहां गर्म करना है तो आप कहोगे जी नहीं है तो ऊपर के भारी मॉलिक्यूल नीचे नहीं जाएंगे, नीचे के हल्के मॉलिक्यूल ऊपर नहीं आएंगे, तो आप चम्मच से उसको घुमाते रहिए। तो किसी चीज से अगर घुमाएंगे तो फिर वो गर्म हो जाएगा, लेकिन नेचुरल कन्वेक्शन नहीं होगा। कन्वेक्शन बेटा लिक्विड और गैसेस में होता है, इसमें सॉलिड में कन्वेक्शन नहीं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स जगह नहीं छोड़ सकते वहां पर। तो अगला आ जाता है कि कन्वेक्शन इज पॉसिबल इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स का मतलब होता है लिक्विड एंड गैस, लिक्विड एंड गैसेस। लिक्विड और गैसेस में जो हीटिंग होती है, मतलब कन्वेक्शन से भी इनमें पॉसिबल। हालांकि कंडक्शन भी लिक्विड और गैसेस में पॉसिबल है, लेकिन कन्वेक्शन इज पॉसिबल ओनली इन लिक्विड। बात आई कि एग्जाम्पल इसके कोई जो नेचुरल में तुमने बेटा ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज नेचुरल कन्वेक्शन का है। तो एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें ज्योग्राफी में एक्सेट्रा। अब आया फोर्स कन्वेक्शन में क्या होता है, अगर आप फ्लूइड को बेटा आप फोर्स करें कि हल्के मॉलिक्यूल गर्म मॉलिक्यूल आगे की ओर खुद बढ़े, फ्लूइड और लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर फोर्स टू मूव। इसका मतलब फोर्स कन्वेक्शन में क्या होगा, जैसे मैंने बताया आपको पानी गर्म करना है, जल्दी गर्म करना तो हम बेटा चम्मच से चलाते हैं, तो फोर्सफुली आप गर्म पार्ट को ठंडे पार्ट को इधर उधर दौड़ा रहे होते हैं। आप घर में जब ब्लोअर यूज करते हैं, या तो ब्लोअर के अंदर छोटा सा पंखा लगा होता है, तो अंदर के जब एलिमेंट्स हीटअप होते हैं तो वो हीट वहीं पैदा करते हैं, लेकिन उसके अंदर का जो ब्लोअर का पंखा होता है वो आगे की ओर हीट को फेंकता है। तो फोर्स कन्वेक्शन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग होल्ड करता है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग इज एप्लीकेबल फॉर फोर्स कन्वेक्शन। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या कहता है, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सरफेस एरिया एंड ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस। अब आएगा कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस, बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, जो फ्लूइड, लिक्विड, एयर, गैस हीटअप करे उसका टेम्परेचर, एंड सराउंडिंग का टेम्परेचर। तो यहां पर डेल्टा टी कैन बी रिप्लेस बाय टी माइनस डेल्टा टी, जहां टी क्या है बेटा, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, टी नॉट इज द टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग है। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं तो H इज प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी, या H इज प्रोपोर्शनल टू ए डेल्टा टी। प्रोपोर्शन का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट आएगा, उसे हमने H से लिखा है, इसे हम कन्वेक्शन कांस्टेंट कहते हैं। कन्वेक्शन कांस्टेंट नेचुरली डिपेंड्स अपॉन द लिक्विड, फ्लूइड, एयर, हीट। देखो बेटा, तो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, वो क्या है, नेचुरल कन्वेक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, यानी हीट कहां से ट्रांसफर हुई, नीचे के गर्म पानी से ऊपर के ठंडे पानी में, यानी इसकी डायरेक्शन बॉटम से टॉप है। लेकिन फोर्स कन्वेक्शन तो किसी डायरेक्शन में हो सकता है। आप चम्मच से अगर चलाते हैं पानी को जो गर्म हो रहा है बेटा, तो गर्म मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो आप लिखोगे बट फोर्स्ड कन्वेक्शन टेक्स प्लेस इन any direction. Natural convection is not possible in gravity free space. अब तुम एक क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर अगर एक बर्तन में लिक्विड है या गैस है, लिक्विड है या गैस है, अगर हम उसको ऊपर से हीट अप करें
तो निश्चित रूप से बहुत समय लगेगा। एक बर्तन में पानी लो, आप नीचे बर्नर लगाने की बजाय आप ऊपर से हीट ट्रांसफर करो, निश्चित रूप से वो गर्म होगा, बहुत टाइम लेगा, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ अगर लिक्विड या गैस अगर गर्म होगी तो ये कन्वेक्शन नहीं है बेटा, ये कंडक्शन से होता है। तो हम अगला आएगा, इफ फ्लूइड्स यानी लिक्विड एंड गैसेस आर हीटेड अप फ्रॉम टॉप to the bottom, then heat flows from the top to bottom by conduction। बेटा कंडक्शन से होगा, कन्वेक्शन से नहीं होगा, नॉट बाय कन्वेक्शन। आइएगा बेटा, एक क्वेश्चन है, देखो, टेम्परेचर ग्रेडियंट ऑफ अ रॉड ऑफ लेंथ 0.5 मीटर is 80 डिग्री सेल्सियस पर मीटर। If temperature of the hot end is 30, then find the temperature of the cold end। तो इसका मतलब ये ऐसे हुआ, अगर आप देखो एक रॉड है, इसकी लेंथ इन्होंने दे रखी है, L कितने के बराबर है बेटा, 0.5 मीटर है, थीटा 1 30 दे रखा है, थीटा 2 को इन्होंने पूछा है और प्रोवाइड क्या किया है, टेम्परेचर ग्रेडियंट। टेम्परेचर ग्रेडियंट आप जानते हैं बेटा, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा एक्स होता है। डेल्टा थीटा को थीटा 1 माइनस थीटा 2, डेल्टा एक्स को एल लिखना चाहो एल लिख लो, थीटा 1 इज 30, थीटा 2 पता करना है, एल 0.5 मीटर है और टेम्परेचर ग्रेडियंट की वैल्यू दे रखी है बेटा क्या, 80 डिग्री सेल्सियस पर मीटर इक्वल टू 30 माइनस थीटा 2 अपॉन 0.5। ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो बेटा 40 आ जाएगा, इक्वल टू 30 माइनस थीटा 2। तो थीटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये इधर ले आए तो 30 माइनस 40 इक्वल टू माइनस 10 डिग्री सेल्सियस। इसका तो कोल्ड बॉडी का टेम्परेचर माइनस 10 डिग्री सेल्सियस आ गया। देखो 5 rods of the same dimensions are arranged shown in figure। देखो 5 rods of same dimensions are arranged as shown in figure। ठीक है, एक फिगर में इन्होंने शो किया है, ये ऐसे बनाया है बेटा, एक ऐसे डायग्राम बनाया है। सेम डायमेंशन का मतलब लंबाई बेटा इनकी सेम है, चौड़ाई भी, ये K1 है, ये K2 है, ये K3 है, ये K4 है, बीच में एक और रॉड है, क्योंकि 5 रॉड्स बोला है, बीच वाली रॉड है K5 है। ये बेटा इनकी थर्मल कंडक्टिविटीज दे रखी है। 5 rods of same dimensions are arranged as shown in figure। ये 5 rods हैं, 1 2 3 4 5, इनकी थर्मल कंडक्टिविटीज K1 K2 K3 K4 K5 है, इनको ऐसे अरेंज किया है। When the points A and C are maintained at different temperature, ये पॉइंट और ये पॉइंट C अलग अलग टेम्परेचर पर, यहाँ पर टेम्परेचर अलग, यहाँ अलग, तो कहते हैं मेंटेन्ड एट द डिफरेंट टेम्परेचर, नो हीट फ्लोज थ्रू द सेंट्रल रॉड। मतलब इस सेंट्रल रॉड में कोई हीट जाती ही नहीं है। जब हीट नहीं जाती तो कहते हैं बताइए इनमें से कौन सा रिश्ता करेक्ट है। ठीक है बेटा, ऐसी चीज बेटा आपने 12th में व्हीट स्टोन ब्रिज में पढ़ा होगा, तो तुमने पढ़ा होगा व्हीट स्टोन ब्रिज। इन व्हीट स्टोन ब्रिज वहीं से रिलेट करो, तुम्हें याद होगा वो क्या कहता था व्हीट स्टोन ब्रिज, कि ऐसे अगर हम कुछ रेजिस्टेंस लेते थे, और ये आपको दिखाना है तो यहाँ रेजिस्टेंस दिखा ले, लेकिन मैं ऐसे करना चाहता था कि ये रेजिस्टेंस अगर R1 है, ये इन्होंने R4 लिखा तो ये लिख लो, ये अगर R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और अगर ये रेजिस्टेंस R5 है, तो याद करो जब इसको हम एक सेल से जोड़ते थे, क्योंकि ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता था व्हीट स्टोन ब्रिज, तो बेटा यहां से करंट जाती थी और ये करंट यहाँ बढ़ जाती थी, थोड़ी इधर थोड़ी इधर, लेकिन ये करंट पूरी इसमें चली जाती थी, इसमें करंट I 0 हो जाती थी। कब ये कब जीरो हो जाती थी, जब इसमें कोई भी करंट नहीं जाती थी, यानी व्हेन नो करंट पास थ्रू दिस ब्रिज। तब होता क्या था, तुमने व्हीट स्टोन ब्रिज में पढ़ा होगा कि इसका रेशियो इस केस के बराबर होता है। ये ध्यान रखना, इसका रेशियो इस केस के बराबर होता है, जैसा मैं बता रहा हूं, यानी रेशियो ऑफ दिस अपॉन दिस इक्वल टू। ठीक, तो हमने यहां पढ़ा है इन व्हीट स्टोन ब्रिज फॉर
बैलेंस ब्रिज बैलेंस ब्रिज का मतलब क्या होता है बेटा? व्हेन नो करंट इज पास थ्रू दिस ब्रिज। क्या होता था? इस साइड का रेशियो R4 अपॉन R3 का रेशियो इसके बराबर होता था, R2 बाई R1 के बराबर। यही हम लगा रहे हैं। तो पता ये रेजिस्टेंस का रेशियो है, तो पता कंडक्टिविटी रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल होता है। यहां ध्यान रखना, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कितनी आसानी से करंट या हीट करंट जा सकती है। रेजिस्टिविटी का मतलब होता है उसके रास्ते में कितनी बाधा जा सकती है, यह है। तो अगर हम यहां लगाएं, देखो R4 को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन K4, और R3 को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन K3। इसको क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन K2, और इसको लिख सकते हो 1 अपॉन K1। यार अब अगर हम ऊपर ले जाके इसे सॉल्व कर दें, तो देखो क्या आ जाएगा, ये ऊपर है यहां पर, तो देखो आ जाएगा K3 अपॉन K4 इक्वल टू K1 अपॉन K2, K1 बाई K2। क्या इससे कोई आंसर मिल रहा है? देखो K3 अपॉन K4 इक्वल टू K1 बाई K2, या आप इसे निकालें तो आप कह सकते हैं K1 K4 इक्वल टू K2 K3। तो आप देखें इसमें K1 K4 इक्वल टू K2 K3, सेकेंड ऑप्शन सही दिख रहा है। तो आंसर इज 2, सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, तो व्हीट स्टोन वाला नॉलेज जो 12th में पढ़ते हैं, अगर आप 11th में हैं तो आप इसे ध्यान रख लें, 12th में पढ़ेंगे बड़ा आसान लगेगा कि इसका और इसका रेशियो इसके बराबर होता है अगर इसमें कोई करंट न जाए। ठीक है बेटा, तो इसे कर लीजिए और नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच। ठीक।